हर साल जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सालाना मेडिकल रिपोर्ट आई है। हाँ बिल्कुल। कुछ वाइटल साइंस मतलब जो जरूरी आंकड़े होते हैं वो तो हेडलाइंस में चमकते हैं। जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, नब्ज ठीक चल रही है। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की तरह हम सिर्फ सतह पर नहीं देखेंगे। सही बात है। आज हम पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के इस सारांश का एक तरह से एक्सरे करेंगे जी। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अर्थव्यवस्था के कुछ अंगों में जैसे कृषि या रोजगार कोई अंदरूनी कमजोरी है या फिर ये रिपोर्ट एक मजबूत दौड़ने के लिए तैयार एथलीट की है। तो चलिए इस रिपोर्ट को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इन आंकड़ों का हमारी जेब, हमारी नौकरियों और हमारे भविष्य के लिए असल में क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। और ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये एक देश की आकांक्षाओं और चुनौतियों की कहानी है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाइटल साइन जीडीपी। सर्वेक्षण कहता है कि 2025-26 के लिए विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। हाँ, जो पिछले साल के 6.5% से काफी तेज है। काफी तेज। और दिलचस्प बात यह है कि इस तेजी का इंजन देश के अंदर से ही चल रहा है, यानी घरेलू मांग से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घरेलू मांग क्यों मजबूत है। सर्वेक्षण इसके 4 बड़े कारण बताता है। 4 कारण। अच्छा, पहला, हम और आप यानी आम परिवार, कंपनियां और बैंक, इन सब की माली हालत पहले से बेहतर हुई है। फाइनेंशियल हेल्थ सुधरी है। बिल्कुल। दूसरा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च कर रही है, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। तीसरा, लोग सामान खरीद रहे हैं, जिससे उपभोग की मांग मजबूत है। और चौथा, प्राइवेट कंपनियां अब निवेश करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक सरकारी धक्का नहीं है, अर्थव्यवस्था एक तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। निजी खपत का हिस्सा बढ़कर 61.5% हो गया है, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी मजबूत नींव के आधार पर सर्वेक्षण कहता है कि भारत की जो मीडियम टर्म विकास क्षमता है, मतलब अगले कुछ सालों तक लगातार ग्रो करने की ताकत, वो 7% के आसपास है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। लेकिन हर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चेतावनियां भी होती हैं। यहाँ बाहरी दुनिया से जुड़े कुछ जोखिम दिख रहे हैं। हमारे जो बड़े व्यापारिक साझेदार देश हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, वहाँ विकास की रफ्तार धीमी है। और जब वे देश धीमे होते हैं तो वो हमारा सामान कम खरीदते हैं, तो हमारे निर्यात पर असर पड़ता है। सही। साथ ही वैश्विक अनिश्चितता निवेशकों को भी डराती है। लेकिन रिपोर्ट में एक और अच्छी खबर है, और वो है महंगाई के मोर्चे पर। अच्छा। खुदरा महंगाई जो पिछले साल 4.6% थी, वो 2025-26 में घटकर सिर्फ 1.7% रह गई है। 1% ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इस साल अच्छे मॉनसून और सब्जियों के दाम कम होने का नतीजा है, और अगली बार मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये आंकड़े फिर से आसमान छूने लगेंगे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। इस गिरावट का बड़ा कारण वाकई खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतों में कमी है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये अच्छे मौसम पर निर्भर करता है। सर्वेक्षण खुद इस बात को लेकर आगाह करता है। वो कहता है कि भविष्य में वो धातुओं और सोने चांदी जैसी चीजों की बढ़ती कीमतें, जो हम बाहर से आयात करते हैं, वो एक आयातित महंगाई का खतरा पैदा कर सकती हैं। तो राहत तो है, लेकिन हम पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। ठीक है, तो बाहरी दुनिया से खतरे भी हैं और कुछ राहत भी। चलिए इसी बाहरी मोर्चे को थोड़ा और समझते हैं। चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जीडीपी का सिर्फ 0.8% रह गया है। ये शब्द सुनने में भारी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि ये देश का हिसाब किताब है। हम जितना सामान दुनिया से खरीदते हैं और जितना बेचते हैं, उसके बीच का अंतर। ओके। हम सामान खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है, इसलिए हमें घाटा होता है। लेकिन इस घाटे की भरपाई 2 चीजों से हो रही है। किन चीजों से? एक है हमारी सर्विस इंडस्ट्री, जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, जिनका हम जमकर निर्यात करते हैं। और दूसरा है वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। अच्छा। इन दोनों की वजह से हमारा घाटा काफी कम हो गया है। और विदेशी निवेश का क्या हाल है? क्या दुनिया भारत में पैसा लगाने को लेकर उत्साहित है? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई। ये वो पैसा है जो लंबी अवधि के लिए आता है, जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है। ये 2025 में 13% बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गया, जो अच्छा है। ये तो अच्छा है। लेकिन सर्वेक्षण कहता है कि हमारी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। और दूसरी तरफ क्या है?
दूसरी तरफ है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई। इसे हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी? हाँ, मतलब ये वो पैसा है जो विदेशी निवेशक हमारे शेयर बाजार में लगाते हैं और जैसे ही उन्हें दुनिया में कहीं कोई खतरा महसूस होता है वो इसे तुरंत निकाल भी सकते हैं। अच्छा, तो ये भरोसेमंद नहीं है? इसीलिए इसमें इतना उतार चढ़ाव होता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का अच्छे मौसम का दोस्त होता है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण इसमें सुस्ती आई है। तो भारी दुनिया से पैसा तो आ रहा है, लेकिन हमें लंबी अवधि वाले भरोसेमंद निवेश पर ज्यादा ध्यान देना होगा। चलिए अब देश के अंदर आते हैं और सरकार की तिजोरी को देखते हैं। सरकार अपने खर्चे कैसे चला रही है? सरकार ने अपने घाटे को काबू में रखने में काफी सफलता पाई है। 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। और ये कैसे हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है और सरकार ने कुछ सब्सिडी कम की है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, सरकार के पास दो तरह के खर्चे होते हैं। एक है मान लीजिए घर चलाने का खर्च, जैसे सैलरी, पेंशन और सब्सिडी। और दूसरा है घर बनाने का खर्च, यानी सड़कें, बंदरगाह, पुल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। भविष्य के लिए निवेश। बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि सरकार अब घर बनाने पर यानी पूंजीगत व्यय पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये खर्च जीडीपी के 2.7% से बढ़कर 4% हो गया है। वाह! इसका फायदा हमें आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक मिलेगा। ये तो वाकई एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। सर्वेक्षण में सरकार की एक और सोच में बदलाव का जिक्र है, जो वार्षिक घाटे के लक्ष्य से जुड़ा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सरकार हर साल के घाटे का एक लक्ष्य रखती थी, लेकिन अब सरकार का ध्यान 2031 तक देश के कुल कर्ज को जीडीपी के अनुपात में एक निश्चित स्तर पर लाने पर है। तो इसमें फर्क क्या है? ये एक ज्यादा लचीला तरीका है। इसका मतलब है कि अगर किसी साल दुनिया में कोई बड़ा संकट आ जाए तो सरकार के पास लोगों की मदद के लिए खर्च करने की थोड़ी गुंजाइश होगी। बिना किसी कठोर वार्षिक लक्ष्य की चिंता किए। एकदम सही। तो अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर तो मजबूत लग रही है। अब जरा इसके अलग अलग हिस्सों का हालचाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं कृषि से, जो आज भी हमारी आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार देती है। कृषि क्षेत्र ने पिछले एक दशक में 4.5% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो एक रिकॉर्ड है। 4.5%? हाँ, और खासकर पशुधन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों ने तो 7-8% की दर से बढ़कर कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर ग्रोथ इतनी अच्छी है तो फिर हम अक्सर किसानों की परेशानी और उनकी कम आमदनी की खबरें क्यों सुनते हैं? इस रिपोर्ट में क्या इस विरोधाभास का कोई जवाब है? बिल्कुल, यही इस रिपोर्ट की खूबी है कि वो सिर्फ अच्छी खबरें नहीं बताती। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हमारी फसलों की पैदावार, मतलब प्रति हेक्टेयर उपज, हाँ, वो अभी भी दुनिया के कई देशों से बहुत कम है। इसकी वजह पुरानी है, छोटे और बिखरे हुए खेत, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की कमी, और जलवायु परिवर्तन। और सबसे बढ़कर जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर। रिपोर्ट साफ कहती है कि भविष्य में तरक्की के लिए हमें उत्पादकता बढ़ाने और इस सेक्टर में निजी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो कृषि में ग्रोथ है, लेकिन संरचनात्मक सुधारों की सख्त जरूरत है। अब आते हैं उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग पर। मेक इन इंडिया की बहुत बातें होती हैं, जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर रफ्तार अच्छी दिख रही है। उद्योग क्षेत्र 7% की दर से बढ़ा है और उसमें भी विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग 9% की दर से बढ़ा है। 9%? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि हमारे कुल मैन्युफैक्चरिंग में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी वाले सामान का हिस्सा 46% है। 46%? क्या इसका मतलब यह है कि हम अब सिर्फ सस्ते कपड़े और जूते बनाने से आगे बढ़कर ज्यादा जटिल और कीमती चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनें बना रहे हैं? बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन यहीं पर सर्वेक्षण एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। अच्छा। वो कहता है कि भारत को अब आयात प्रतिस्थापन मॉडल से आगे बढ़ना होगा, यानी वो पुरानी सोच के बाहर से आने वाले सामान पर रोक लगा दो और सब कुछ देश में ही बनाओ, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। हाँ, अब वक्त है दुनिया के लिए, दुनिया के स्टैंडर्ड का सामान बनाने का। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इनोवेशन और रिसर्च। और हम रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर कितना खर्च कर रहे हैं? और यहीं पर सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आता है। हमारा राष्ट्रीय R&D पर खर्च जीडीपी का सिर्फ
0.64% है। सिर्फ 0.64%। हाँ, ये कई विकसित और यहाँ तक के विकासशील देशों से भी बहुत कम है। और उससे भी चिंता की बात यह है कि इस खर्च में निजी क्षेत्र का योगदान चीन के 77% के मुकाबले भारत में सिर्फ 41% है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम ज्ञान पैदा करने में निवेश ही नहीं कर रहे। हम दूसरों की तकनीक इस्तेमाल करते रहेंगे, अपनी नहीं बना पाएंगे। अपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की तीसरे और सबसे बड़े स्तंभ की, सेवा क्षेत्र की, जो जीडीपी में 54% का योगदान देता है। यहाँ क्या हाल है? यहाँ ग्रोथ 9% की है और सॉफ्टवेयर और पेशेवर सेवाओं के दम पर हमारा सेवाओं का निर्यात भी 14% बढ़ा है। रिपोर्ट इसमें डेटा सेंटर्स, एडवेंचर टूरिज्म और अंतरिक्ष सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं देखती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि अर्थव्यवस्था के तीनों इंजन चल रहे हैं, लेकिन कुछ को सर्विसिंग और कुछ को, कह सकते हैं, बेहतर ईंधन की जरूरत है। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो इन सब आंकड़ों को असलियत में मायने देता है। लोग, रोजगार की स्थिति क्या है? यह हेडलाइन तो बहुत अच्छी है। बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में सिर्फ 3.2% रह गई है। 6% से 3.2%। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है ना? और एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव ये है कि महिला श्रम बल की भागीदारी वो 23% से बढ़कर 42% हो गई है। 42%? ये वाकई में क्रांति की तरह है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा, हर आंकड़े के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? क्या ये नौकरियां अच्छी क्वालिटी की हैं? आपका शक सही है। जब हम इन आंकड़ों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि कुल काम करने वाले लोगों में से लगभग 60% कामकाजी मालिक हैं। 60% कामकाजी मालिक मतलब वो स्वरोजगार में है। ये हमारे पड़ोस की किराने की दुकान से लेकर वो फ्रीलांस डिजाइनर तक है जो घर से काम कर रहा है। अच्छा। ये उद्यमिता की भावना को दिखाता है, लेकिन ये भी बताता है कि स्थिर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां अभी भी एक चुनौती हैं। और आजकल गिग वर्कर्स की भी बहुत चर्चा है, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स। उनके बारे में सर्वेक्षण क्या कहता है? सर्वेक्षण के अनुसार वे कुल श्रम बल का 2% है और 2019-30 तक यह संख्या बढ़कर 6.7% हो जाएगी। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि उनमें से 40% लोग महीने में 15,000 रुपये से भी कम कमाते हैं। ओहो, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है। क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जहाँ काम तो है लेकिन अच्छी आमदनी और सामाजिक सुरक्षा नहीं है? बिल्कुल। और इसी बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक और बड़ा मोड़ ले आता है। हाँ, भारत जैसे देश के लिए जहाँ काम करने वाले हाथ इतने ज्यादा हैं, AI एक वरदान है या अभिशाप? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। AI उत्पादकता बढ़ा सकता है, लेकिन यह रोजगार के साथ एक तनाव भी पैदा करता है। सर्वेक्षण का सुझाव बहुत दिलचस्प है। क्या सुझाव है? वो कहता है कि भारत का असली फायदा बड़े वैश्विक AI मॉडलों जैसे ChatGPT की नकल करने में नहीं है। हमारा फायदा अपनी विशाल मानव पूंजी का उपयोग करके एप्लीकेशन आधारित नवाचार करने में है। मतलब हमें स्वास्थ्य, कृषि या शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष AI मॉडल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पूरी मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद फाइनल डायग्नोसिस क्या है? अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? डायग्नोसिस ये है कि अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, वाइटल साइंस अच्छे हैं और घरेलू मांग इसे ऊर्जा दे रही है। लेकिन कुछ पुरानी बीमारियां हैं, जैसे कृषि में संरचनात्मक कमियां और उद्योग में R&D पर कम खर्च। और कुछ नई चुनौतियां भी हैं, जैसे AI और रोजगार की गुणवत्ता। यह एक चौराहे पर खड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे अब सिर्फ तेज दौड़ने से ज्यादा सही दिशा में दौड़ने पर ध्यान देना होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग के दम पर मजबूती से आगे बढ़ रही है, महंगाई नियंत्रण में है। हाँ। लेकिन इसे बाहरी जोखिमों और कृषि, उद्योग एवं रोजगार जैसे क्षेत्रों में आंतरिक चुनौतियों से निपटना होगा। बिल्कुल। यह सर्वेक्षण एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जिसे अब केवल विकास दर के आंकड़ों से आगे बढ़कर उच्च गुणवत्ता वाले, स्थायी और समावेशी विकास की ओर बढ़ना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? नवाचार, बेहतर बुनियादी ढांचा
और हमारे लोगों का कौशल विकास, भविष्य की कुंजी इन्हीं 3 चीजों में छिपी है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सर्वेक्षण स्वरोजगार, जिसमें 60% कामकाजी मालिक हैं, और गिग इकोनॉमी के तेजी से उदय को दिखाता है। ये एक ऐसी नई वर्कफोर्स है जो किसी एक कंपनी से बंधी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ऐसे में इस नई पीढ़ी का समर्थन करने के लिए हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे पेंशन और स्वास्थ्य बीमा, हमारे कौशल विकास कार्यक्रमों और यहाँ तक कि नौकरी की हमारी परिभाषा में किन बुनियादी बदलावों की जरूरत होगी।